अब यहाँ से चैप्टर 1 वो था हमारा, चैप्टर नंबर 2 ये है। तो ये पार्ट्स में जाएंगी वीडियो, ठीक है। ये इकट्ठी वीडियो नहीं आनी, ये पार्ट में जाएगी। चैप्टर 1 पहला जहाँ पे एंड हुआ था, जहाँ इनको पढ़ने के लिए कहा था वो है। चैप्टर नंबर 2 यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज़ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर। अब आपको लगेगा जो आपको एक ज़माने में ये सबसे मुश्किल चैप्टर लगता था, आज आप कहेंगे इससे आसान तो मौत होती है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, अब आपको अपनी माजी की गलतियां याद आएंगी कि परचेजेस क्या होती हैं, डेबिट। और जब परचेज करिए कैश डेबिट नहीं होता, कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब आप सेल्स करेंगे तो सेल्स क्या होंगी, सेल्स रिटर्न्स क्या होंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से इश्यूज होंगे। ये चैप्टर में से थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ भी आते हैं, आपको सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज़ भी आ रहे होंगे। तो इसको देखना है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है क्या नहीं। देखिए हमारे बिज़नेस में कुछ मेन ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना होगा। कुछ सेल्स की होती हैं, कुछ परचेजेस की होती हैं, कुछ हमारे पास कैश की होती हैं, और कुछ जो इनके अलावा हो रही होती हैं इनको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है कि बुनियादी सोर्सेज, इनिशियल एंट्रीज हमने कहाँ पास करनी है, इन बुक्स में क्या करनी है, पास करनी होती हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कैश बुक की, तो हमारे बिजनेस में जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी कहाँ जाती हैं, कैश बुक में। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन है, कैश सेल्स, कैश परचेज, उसके अलावा कैश के ऊपर फर्नीचर लिया है, सैलरीज कैश पे कर रहे हो, रेंट कैश पे कर रहे हो, टैक्स कैश में पे कर रहे हो, बिजली का बिल कैश में पे कर रहे हो, वेजेस कैश में पे कर रहे हो। बिजनेस की सारी कैश की ट्रांजैक्शंस कहाँ पर जाती हैं, आपकी कैश बुक में जा रही होती हैं। और कैश बुक में हमें एक फॉर्मेट बना के भी आए हुए हैं, हम इसको पढ़ के भी आ चुके हुए हैं कि हमारे पास कैश बुक जो है वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है मेरे पास सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरी होती है मेरे पास डबल कॉलम कैश बुक, तीसरी होती है मेरे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और चौथी मेरे पास आती है जिसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। इसमें से एमसीक्यूज़ आपको कंफर्म आता है पेटी कैश बुक में से, जहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम के तहत उसने पूछा होता है। ये हमारे पास कैश की सारी 4 बुक्स हैं जो हमने बनानी होती हैं। हमें पता है कि जब भी कैश इंक्रीज़ होता है, कैश हमारा बिजनेस में अगर इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अगर मेरा बिजनेस में डिक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट जो है वो हो रहा होगा। और यही कैश बुक जो है आपका चैप्टर BRS जो है उसकी बेस भी बनती है, बिकॉज हम बैंक स्टेटमेंट में और इसमें क्या होता है, हम जो अकाउंट डिफरेंसेस हैं वो तलाश कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है बन रही होती है। तो अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो बेसिकली अगर हम इसको इस एग्जांपल से समझना चाहें तो वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिनमें बैंक कैश डेबिट हो रहा है वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश क्रेडिट हो रहा है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर लिख रहे होंगे। तो अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये टी अकाउंट सा बन जाएगा, ठीक है। अब उसने दिया है यकम जून को ओपनिंग बैलेंस, हम लिख देंगे यकम जून 16 को। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस ब्रॉड डाउन के इतना मेरे पास 12,000 रुपये का क्या पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है। मेरा यकम जून को कितना कैश पड़ा हुआ है, 12,000 का कैश जो है पड़ा हुआ है। अब 2 जून को हमें किससे पैसे मिले हैं, अख्तर से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि अख्तर से हमें कितने पैसे मिले हैं, 3,800 मिले हैं। 5 जून को हमने क्या पे किया है, रेंट जो है वो पे किया है, वो कितना है, 4,000 है। फिर उसने कहा है 9 जून को उसने सेल्स की हैं कैश के ऊपर, हम यहाँ पे लिख देंगे 9 जून को आपने सेल्स की हैं, वो कितनी है आपकी, 3,000 है। उसके बाद है आपने बिलाल को पेमेंट की है 14 जून को, बिलाल को पेमेंट की है 1760 की। फिर आपने फर्नीचर परचेज़ किया है 18 जून को, आप यहाँ लिख देंगे फर्नीचर कितने का आ गया आपका, 3,000 का आ गया। आपने सैलरीज पे की हैं 23 जून को,
आपके पास सैलरीज आ गई कितनी की, 3600 की आ गई। 26 दिन को रेंट ड्यू है, पे नहीं हुआ, रेंट आ गया बट पे नहीं किया, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप इससे क्लोज करेंगे, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना बनता है। कितना बनता है, 12 और 3 15 और 3 18,800, 18,800 बनता है आपका टोटल बैलेंस। यहाँ पे आ गया जी 18,800। यहाँ पे आप निकाल लेंगे अपना क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना आता है, 6440। ये आपका मंथ, वही लिखा है, सिक्स डबल 4 लिखा हुआ है। अल्लाह करे गलत तो मैं बताता हूँ। कितना होता है, तो ये आपके पास क्या है, कैश बुक है। इसमें आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, इट शोज़ कि मेरे पास महीने में इतना कैश जो है पड़ा हुआ है। इसमें से आपको एमसीक्यूज़ आते हैं, जैसे पूछेगा जी टोटल ऑफ डेबिट कॉलम कितना होता है, वो पूछेगा टोटल ऑफ, ओ भाई टोटल ऑफ डेबिट साइड, इसका मतलब क्या है आपके पास, टोटल कैश इन मंथ। फिर पूछेगा आपसे, एमसीक्यूज़ आपने देखे भी होंगे, आते भी हैं वाले, कि डेबिट साइड का अगर आप सम कर रहे हैं तो वो कितना आएगा, टोटल कैश इस महीने में मेरे पास कितना था, वो ये पूछेगा। वो फिर ये भी पूछता है एमसीक्यूज़ में कि टोटल अगर हम करें क्रेडिट साइड का, ये किसको शो कर रहा है, टोटल कैश पेमेंट को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। और जो डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है वो मेरा क्या है, कैश इन हैंड। इस एक कैश बुक से 3 एमसीक्यूज निकालता है। टोटल ऑफ डेबिट साइड दैट इज टोटल कैश इन हैंड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड दैट इज टोटल एक्सपेंस पेड इन कैश। डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड मीन्स कैश इन हैंड एट द क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा होता है। ये है हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक। उसके बाद हमारे पास आती है दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हम बैंक और कैश दोनों क्या कर रहे होते हैं, एक साथ ही बना रहे होते हैं। और यही हमारी जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसकी बेस पे बनती है। इसमें हम क्या बनाते हैं, हम 2 कॉलम जो है वो एक साथ जो है वो बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप कॉलम बनाते हैं कैश का, यहाँ पे कॉलम आपके पास आता है किसका, बैंक का, यहाँ पे कॉलम आता है कैश का, यहाँ पे कॉलम किसका आता है, आपका बैंक का आ रहा होता है। तो वो तमाम ट्रांजैक्शन जो कैश वाली होती हैं, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, वो आप कैश कॉलम में लिखते हैं। जितने भी आपके पास ऑल बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहाँ लिखते हैं, बैंक कॉलम में लिख रहे होते हैं। कैश का बैलेंस आप सेपरेट निकालते हैं, बैंक का बैलेंस क्या करते हैं आप सेपरेट जो है वो निकाल रहे होते हैं। ये हमारी क्या आती है, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें भी उसके एमसीक्यूज़ वही आते हैं कि डेबिट साइड सम ऑफ बैंक कॉलम मीन्स टोटल कैश इन बैंक, क्रेडिट साइड कॉलम बैंक का किसको करेगा, टोटल अमाउंट्स पेड इन कैश, और डिफरेंस कैश में या बैंक इन हैंड कितना है या हमारे पास ओवरड्राफ्ट कितना है उसको शो कर रहा होगा। इसके बाद आती है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डिस्काउंट का ट्रीटमेंट भी साथ ले रहे होते हैं। तो इसमें 2 बुक्स होती हैं, कैश रसीट बुक जो हमारी आती है डेबिट साइड, एक है कैश पेमेंट बुक जो हमारी कहाँ पे शो होती है, क्रेडिट साइड के ऊपर। हमें डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है तो वो हमारा डेबिट होता है। डिस्काउंट रिसीव करेंगे वो हमारी इनकम होती है, वो मेरी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट हो रही होती है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, हम डिस्काउंट अलाउ का कॉलम ले जाते हैं और वहाँ पे डिस्काउंट रिसीट का कॉलम भी हमारे पास क्या होता है, आ रहा होता है। और चौथा हमारे पास क्या आता है, पेटी कैश, कि ये कैश बुक तो हमारे रोज़मर्रा के कैश के लिए नहीं होती।
आपके बिज़नेस की जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी होती हैं। लेकिन रोज़मर्रा में बिज़नेस के छोटे मोटे खर्चात होते हैं, जैसे यू कैन से डैट चाय का, पानी का, बोतलों का, फ़ोटोकॉपी का, प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का। अब 10 रुपये की फ़ोटोकॉपी होनी है एक, उसके लिए आप अकाउंटेंट के पास नहीं जाएंगे, फ़ोटोकॉपी के पैसे दे दे, और अकाउंटेंट जो है वो 10 रुपये की एंट्री पास नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो उसके लिए कुछ पैसे महीने के क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैटी कैश कहते हैं। कि भाई जो आपके डेली बेस सिस्टम है आपने इससे रन करना है, आपने हमारे पास नहीं आना। आपको कस्टमर आता है, चाय पिलानी है, बोतल पिलानी है, फ़ोटोकॉपी करवानी है, स्टेशनरी लेके आनी है, सारा कुछ आपने कैसे मैनेज करना है, इस पैटी कैश से करना है। तो ये हमारे पास क्या होती है, पैटी कैश सिस्टम, जहाँ पे हम कॉइन्स, छोटे नोट्स वगैरह क्या करते हैं, रखे होते हैं। रोज़मर्रा के छोटे मोटे खर्चात हम यहाँ से पे कर रहे होते हैं। इसमें सबसे कॉमन सिस्टम क्या होता है, इम्प्रेस सिस्टम। उसमें क्या होता है, उसमें आप एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि हम हर महीने तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुमने इसमें से ही खर्च करने हैं। आप क्या करेंगे, एक अमाउंट सेट कर देंगे, उसने इस अमाउंट से ही खर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं तुम्हें महीने कितना दूंगा, 20,000 जो है मैं तुम्हारे इस डब्बे में डाल दूंगा, तुमने इसमें से खर्च करने हैं। महीने के एंड पे आऊँगा, जितने पैसे बच गए हुए मैं रिमेनिंग जो है वो तुम्हें पे कर दूंगा। वो आपको 20,000 रुपये देता है, आपका ख़र्चा होता है महीने का 18,000 रुपया। कितने पड़े होंगे, 2,000 रुपया। तो वो क्या करेगा, मज़ीद जो है वो 18,000 जो है वो ऐड कर देगा। तो पीरियोडिकली महीने के एंड के ऊपर सिस्टम चेक होगा, जो अमाउंट कम होगी वो उसमें ऐड कर दी जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रेस सिस्टम जो है वो कह रहे होते हैं। जो एमसीक्यूज नहीं वो सवाल है पूरा, और लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यूज नहीं है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इस पे दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि भाई इम्प्रेस का बैलेंस कितना है। दूसरा इसमें एमसीक्यूज आता है कि अगर इम्प्रेस की अमाउंट भी इंक्रीज़ हो रही है, वो आता है। ये दो एमसीक्यूज होते हैं, बैलेंस और अगर वो इम्प्रेस की अमाउंट भी इंक्रीज़ कर दे। जैसे पिछले महीने जो है आपका पैटी कैश का इम्प्रेस जो है वो 10,000 का था, तो आपने ख़र्चा किया 9,000 का, और इस महीने उसने फ़ैसला कर लिया कि मैं इसको 15,000 कर रहा हूँ, तो बताएं कितनी अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी। इस तरह के इसमें से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। वो एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, वो नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, कैश बुक तो हमारी हो गई जो सबसे बेसिक है। अब वो तमाम एंट्रीज जिसका डेबिट या जिसका क्रेडिट कैश है वो कहाँ जाएंगी, आपकी कैश बुक में जा रही होंगी। अब उसके अलावा भी कुछ एंट्रीज होती हैं जो उधार पे होती हैं। अब हमने क्या करना है, उनको देखना है। अब उधार की अगर एंट्रीज की बात करें, उधार के ट्रांजैक्शंस की बात करें, उधार पे सेल्स भी होती हैं, उधार के ऊपर परचेज भी होती हैं, और इसके अलावा भी हम क्या कर रहे होते हैं, उधार पे काम कर रहे हैं। उधार पे आपने एसी ले लिया, उधार पे आपने एसेट ले लिया, उधार पे आपने एसेट बेच दिया, ये भी चीज़ें होती हैं। तो इनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इनके रेलेवेंट बुक में। तो वो कौन कौन सी होती हैं, सेल्स डे बुक होती हैं, परचेज डे बुक। जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं जो उधार पे बेची हैं वो कहाँ जाती हैं, सेल्स डे बुक में। जितनी भी कैश सेल्स हैं वो कहाँ जाती हैं, कैश बुक में। जितनी भी उधार पे परचेजेज हैं कहाँ जाती हैं, परचेज डे बुक में। जितनी भी उधार के ऊपर आपकी कैश के ऊपर परचेजेज कहाँ जाती हैं, ये कैश बुक में। जो सेल्स रिटर्न्स हैं वो कहाँ जाती हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक में। जो परचेज रिटर्न है वो कहाँ जाती हैं, परचेज रिटर्न डे बुक में जा रही होती हैं। ट्रांजैक्शंस की टाइप हो गई। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए आपको, सेल्स इनवॉइस के भाई ये रसीद थी। परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए, परचेज इनवॉइस। एक बंदा सेल्स इनवॉइस इशू करेगा, दूसरा बंदा वो रिसीव करेगा। एक की सेल दूसरे के लिए क्या होती है, परचेज होती है। सेल्स रिटर्न डे बुक में क्या चाहिए, क्रेडिट नोट जो उसने इशू किया वो आएगा। और परचेज रिटर्न उसमें क्या चाहिए, क्रेडिट नोट रिसीव्ड। क्या चाहिए, क्रेडिट नोट रिसीव या डेबिट नोट इशूड। ये भी पेपर में पूछ रहा होता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा चाहिए। तो सेल्स रिटर्न डे बुक में कौन सा आएगा, क्रेडिट नोट इशूड या डेबिट नोट रिसीव्ड। परचेज रिटर्न डे बुक में कौन सा आएगा, डेबिट नोट इशू या क्रेडिट नोट रिसीव। ये आपने सोर्स डॉक्यूमेंट याद रखने हैं, इसमें से भी आपको एमसीक्यूज पेपर में एक्सपेक्टेड होता है।
ठीक है। और कैश बुक में तो भाई चेक्स हो गए, काउंटर फॉल्स वगैरह हो गए, बैंक स्टेटमेंट हो गई, रिसीट्स वगैरह होगी, वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास चल रहे होते हैं, इनवॉइस बिल्स वगैरह जो होते हैं। अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शंस की, जैसे ये है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, हमने देखना है कि कौन सी कहाँ पे रिकॉर्ड होगी। जैसे बिज़नेस आपने 15 मिलियन से स्टार्ट किया बैंक में, तो पैसा आया कैश बुक में जाएगा। आपने उधार के ऊपर गुड्स खरीदी हैं, कहाँ जाएंगी? परचेज डे बुक में। आपने कैश सेल्स की हैं, कहाँ जाएंगी? कैश बुक में। रेंट पे किया चेक से, कैश बुक में जाएगा। आपने चेक के ज़रिए रेट्स का मतलब टैक्सेस वगैरह पे किए हैं, कैश बुक में जाएंगे। आपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल ली है, कैश कम हुआ, कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा। आपने गुड्स रिटर्न कर दी हैं, परचेज रिटर्न डे बुक में। आपने गुड्स खरीदी हैं फिर उधार के ऊपर, परचेज डे बुक में जा रही होंगी। आपने गुड्स उधार के ऊपर बेची हैं जवाद को, सेल्स डे बुक में जाएंगी। आपने गुड्स रिटर्न की हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक में जाएंगी। आपने व्हीकल खरीदी है उधार के ऊपर, जनरल लेजर में जाएंगी। आपने चेक्स के ज़रिए पेमेंट की है, कैश बुक में जाएगी। आपने व्हीकल खरीदी है चेक से, कैश बुक में जाएगी। लोन रिसीव हुआ कैश बुक में, बिकॉज आपका क्या होगा? बैंक डेबिट हो रहा होगा। आपको चेक रिसीव हुए हैं, कहाँ जाएगी ये? कैश बुक में जा रही होगी। ऑनर फर्दर कैश पैसा लेके आ गया बिजनेस में, वो भी कहाँ जाएगा? आपका कैश बुक में ही जा रहा होगा। अगर हम बात करें फिर सेल्स की, तो सेल्स की हमारे पास अकाउंटिंग अगर देखना चाहें तो हमारे पास सेल्स दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास कैश सेल्स और दूसरी होती हैं हमारे पास क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स की अगर हम एंट्री की बात करें तो बेसिकली इसकी एंट्री क्या होती है? आपका कैश या बैंक अकाउंट जो है वो क्या होता है? डेबिट। आपका सेल्स अकाउंट जो है वो क्या होता है? क्रेडिट। तो आप तो एक बुनियादी एंट्री ये पास करते हैं। ये किस बुक में जाएगी? शुक्र है, सेल्स डे बुक में नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? कैश बुक में। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है हमारे पास? आपके पास सेल्स अकाउंट जो है वो तो क्या होगा? क्रेडिट। और आपके डेटर्स या आपके रिसीवेबल्स जो है वो क्या होंगे? डेबिट हो रहे होंगे। ये एंट्री पास करते हैं। ये किस बुक में जाती है? आपकी सेल्स डे बुक में जा रही होती है। और इस एंट्री के लिए या इस एंट्री के लिए हमें कौन सा नोट चाहिए होता है? हमें सेल्स इनवॉइस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? सेल्स इनवॉइस। इनवॉइस होगी तो हम क्या करेंगे? इस एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। डन। यहाँ से भी आ सकता सवाल ये भी है कि भाई किन किन सेल्स का कंसेप्ट क्या होता है और किन के ऊपर हमें कौन सा इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, वो हमने रिकॉर्ड करना होगा। तो सेल्स कोटेशन आप बस जाके रेट वगैरह पता करते हैं, इसके तो कोई एंट्री कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ऑर्डर प्लेस हो गया, कोई इम्पैक्ट नहीं है। गुड्स डिस्पैच हो गई, साथ गुड डिस्पैच नोट भी दे दिया, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है। डिलीवरी नोट कि उसने गुड्स जो हैं साथ चेक करेगा वापस करेगा, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, जब आपने सेल्स इनवॉइस इशू कर दी है अब इसका इम्पैक्ट होगा। नाउ इट इज़ योर सेल्स, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स क्रेडिट और डेटर क्या होगा? डेबिट होगा। फिर स्टेटमेंट इशू करते हैं, भाई मैसेज भेजे इतने पैसे रिसीवेबल है हमें वापस कर दो, कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब वो सेल्स रिटर्न हो जाएगी क्या इशू होगा? क्रेडिट नोट। उसका इम्पैक्ट जो है वो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न डे बुक जो है वो क्या होगा? आपका डेबिट होगा। और डेटर मेरा क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। तो सेल्स डे बुक का फॉर्मेट ये होता है, डेट, कस्टमर का नाम, इनवॉइस का नंबर और अमाउंट आ जाती है। सेल्स रिटर्न डेट बुक का नाम होता है कि डेट, कस्टमर का नाम और क्रेडिट नोट नंबर जो है वो लिखते हैं, आपके पास अमाउंट जो है वो आ रही होती है। आप कस्टमर से क्या देते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है। अब दो तरह के डिस्काउंट है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा क्या होता है? कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। एक चीज़ 100 रुपये की है, वो कहते हैं 90 के ले जाओ, आप 90 देंगे, सेल्स भी किससे रिकॉर्ड होगी? 90 से।
और पेबल भी कितना होगा, 90 होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई अकाउंटिंग एंट्री हम इसके पास नहीं करते। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री जो है वो क्या करते हैं, पास करते हैं, बिकॉज वो हमने बाद में डिस्काउंट देना होता है, वो हमने जाके लेटर ऑन डिस्काउंट जो है वो क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। हम उसकी क्या करते हैं, डैट्स वाई हम उसकी एंट्री जो है पास कर रहे होते हैं। अब डिस्काउंट अलाउ के भी दो ट्रीटमेंट है, या तो हम क्या करें उसको एक्सपेंस के तौर के ऊपर शो कर दें, या हम उसको अपने रेवेन्यू में से लेस करवा सकते हैं। ऐसे सवाल है ये वाला, ये सवाल FAR 2 में आप जाएंगे तो आप चैप्टर पढ़ेंगे IFRS 15 का, वहाँ पे ये एग्जांपल एज इट इज़ कोट की गई है, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं IFRS 15 के मुताबिक। जैसे है मारिया एंटरप्राइजेज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ज़हरा ट्रेडर्स ऑन 8 अगस्त 2021। उसने 8 अगस्त 2021 को ज़हरा ट्रेडर्स को गुड्स बेची हैं और अमाउंट कब उसको मिलनी है, 31 अगस्त को उधार पे। क्या हाउएवर इफ़ ZT पेड्स विद इन 10 डेज, अगर वो 10 दिनों में पे कर देगी, इट विल अलाउ 4% कैश डिस्काउंट, हम उसको फर्दर 4% डिस्काउंट दे देंगे। उसे हमें कितना पे करना पड़ेगा, 9600 पे करना पड़ेगा। हाउ द अबव ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज विल बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ ME। ये बताएं ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड होगी ME की बुक्स में ऑन 8 अगस्त ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, पहला सिनेरियो है ME एक्सपेक्टेड दैट ZT विल नॉट पे विद 10 डेज एंड ZT एक्चुअली पेड ऑन 31 अगस्त। उसको था कि पे नहीं करेंगे, क्या हुआ, ZT जो है वो टाइम पे पे भी नहीं करेगा और उसे पे किया भी नहीं। जैसे हमको आपसे होती है उम्मीद कि आपका पेपर पास नहीं होगा, आपका पेपर पास होगा भी नहीं, तो दैट इज़ द प्योर एक्सपेक्टेशन कि वो पे करेगा भी नहीं और आपने पे किया भी नहीं है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देखें 8 अगस्त को आप देखेंगे तो आपको पता है कि उसने डिस्काउंट अवेल नहीं करना, तो आपकी एंट्री क्या पास होगी, आपकी इनकम सेल्स जो है क्रेडिट होगी 10,000 से और आपका रिसीवेबल किससे डेबिट होगा, 10,000 से ही डेबिट होगा। जब उसने एक्चुअल पे कर दी 10,000 ही आपको आया और आपके रिसीवेबल्स भी किससे कम हुए हैं, 10,000 से ही कम हुए हैं, तो कोई फ़र्क तो बीच में नहीं आया। सेकंड है ME एक्सपेक्टेड डैट ZT विल नॉट पे विद इन 10 डेज, कि वो 10 दिनों में पे नहीं करेगा, बट ZT एक्चुअली पेड ऑन 17 अगस्त, उसे था कि उसका पास नहीं होगा बट हो गया। अब क्या करेंगे, देखें 8 अगस्त को आपको था कि नहीं होगा, तो आपने जब सेल्स की, आपकी सेल्स रिकॉर्ड हुई 10,000 से, रेवेन्यू क्रेडिट किया आपने और रिसीवेबल्स जो है वो किससे डेबिट हुए, आपके 10,000 से। लेकिन 17 अगस्त को उसने क्या किया भाई, पेमेंट कर दी है। अब क्या होगा, अब उसने कहा कि भाई डिस्काउंट दें 4%, आपने तो बात की थी, अब हम उसे क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। लेना उससे 10,000 था लेकिन अब उसको हमें 400 का देना पड़ेगा डिस्काउंट। हम कहेंगे भाई तो ठीक है, हमें कितना पे कर, 9600, तो बैंक में कितना आएगा, 9600। लेकिन ये कितने के रिकॉर्ड से रिसीवेबल्स, 10,000 के, वो हम उससे क्या करेंगे, कम करेंगे। और जो 400 रुपया दिया है हमने, या तो ये डिस्काउंट अलाउ शो हो सकता है, या यहाँ पे हमने रेवेन्यू क्रेडिट किया था, हम क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू को डेबिट भी कर सकते हैं, बात एक ही होगी इसमें से। थर्ड था ME एक्सपेक्टेड डेट ZT विल पेड विद इन 10 डेज, कि वो 10 दिन में पे कर देगा, एंड ZT एक्चुअली पेड ऑन 17 अगस्त को, उसको था कि वो पे कर भी देगा और उसने कर भी दिया। ठीक है, जब आपको इतना यकीन है कि वो पे कर लेगा, डिस्काउंट दे देगा, तो अब अपना रिकॉर्ड किसके ऊपर करेंगे, डिस्काउंटेड सेल्स के ऊपर। आपके सेल्स किससे रिकॉर्ड होंगे, 96 के ऊपर, डेटर किससे आएंगे, 96 के। उसने डिस्काउंट अवेल भी कर लिया, आप उसे क्या करेंगे, उसी अमाउंट से रिवर्स कर देंगे। और आखिरी था ME एक्सपेक्टेड डेट ZT विल पे विद इन 10 डेज बट ZT एक्चुअली पेड ऑन 31, उसको था कि इसका पास हो जाएगा बट नहीं हुआ। फिर तो जब आपको था तो आपने रेवेन्यू किससे रिकॉर्ड किया था, 9600 से, और आपके कितने से रिसीवेबल्स, 9600 से। अब उसने टाइम पे पे नहीं किया, अब जब वो 9600 पे कर रहे हैं भाई कोई पैसे नहीं मिलने, कितने देने हैं आपने हमें, अब 10,000, तो बैंक में कितना आएगा आपके पास, 10,000। ये कितने के रिकॉर्ड, कितने रिसीवेबल्स आप हैं, 96 के, वो किससे रिवर्स होंगे, 96 से। जो रिमेनिंग है वो हम क्या करेंगे, उसको अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर देंगे, या वो डिस्काउंट जो हमने पहले दिया था वो क्या हो जाएगा, उसका डिसअलाउ हो रहा होगा। इज दैट क्लियर। अदर इनकम में कहाँ रेवेन्यू आएगा, अदर इनकम नहीं आएगी। उसके बाद है डिसऑनर चेक। आपको कस्टमर ने पे किया, आपने उसकी एंट्री जो है, जब उसने आपको पे किया आपने उसकी एंट्री पास कर दी। अगर हम इसको प्रॉपर्ली समझें तो जब आपने सेल्स की थी
तो सेल्स की आपने एंट्री पास की थी, आपके पास रिसीवेबल्स जो हैं वो हुए थे डेबिट, और आपकी सेल्स जो हैं वो क्या हुई थी, क्रेडिट। ये आपने एंट्री पास की, उसने आपको चेक दे दिया। मोबाइल के ना बाएं साइड बटन लगा होता है, उसे क्लिक करें साइलेंट हो जाता है। उसके बाद चेक आपको मिला तो आपने क्या एंट्री फ़ौरन पास कर दी, बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो गया, डेबिट हो गया, और आपका रिसीवेबल्स जो है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब अकाउंटेंट को चेक मिला, उसने क्या की, फ़ौरन एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट डे चले गए भाई बैंक के पास, बैंक ने कहा पैसे नहीं है, वो बड़ी कहानी हुई, साइन मैच नहीं किए, ये बड़े बड़े मसले हो सकते हैं। चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जब चेक डिसऑनर हो जाएगा हम इसे क्या कर देंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। चेक फटा हो सकता है, चेक के ऊपर वो ओवर राइटिंग हो सकती है, साइन मैच नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। जब उसको डिसऑनर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या पास होगी कि रिसीवेबल हमारे वापस डेबिट हो जाएंगे और बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, वापस क्रेडिट हो रहा होगा। इसकी एंट्री कहाँ पास करेंगे, कैश बुक में। कहाँ, कैश बुक में। इसको हम BRS में ट्रेड नहीं कर रहे होते। गॉट इट। तो ये सारी कहानी थी हमारी किसकी, सेल्स की। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, परचेजेस। परचेजेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक है हमारे पास कैश परचेज और दूसरी है हमारे पास क्रेडिट परचेज। कैश परचेज करेंगे तो इसकी एंट्री हमारी क्या पास होती है, हमारा परचेजेस अकाउंट जो है वो होगा डेबिट और कैश अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। और ये हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा जो हमारी कैश बुक होती है हम उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और जो हमारी क्रेडिट परचेजेस होती हैं इसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं कि हमारा परचेजेस अकाउंट जो है वो क्या होता है, डेबिट होता है। और क्या आता है, क्या आता है, कैश नहीं आता, कैश डेबिट नहीं करना था। आर यू श्योर, पक्की बात है। क्या आएगा, पेएबल्स जो हैं वो हमारे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगी, हमारे पास परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हो रही होगी। इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, जो इसने इनवॉइस जो है वो रिसीव की है वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। फिर अगर आपने कोई परचेज रिटर्न कर दी है, अगर आपने कोई परचेज रिटर्न कर दी है तो परचेज रिटर्न की एंट्री हम क्या पास करते थे, आपको याद होगा कि हमारा पेएबल अकाउंट जो है वो डेबिट होता है और हमारी परचेज रिटर्न डे बुक जो है वो क्या होती है, क्रेडिट हो रही होती है। ये भी हमने एंट्री पास की थी। और परचेज रिटर्न के लिए हम कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, परचेज रिटर्न होगी तो डेबिट नोट इशू होगा या क्रेडिट नोट रिसीव्ड होगा। ये चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है। आपने परचेजेस की हैं, आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, और डिस्काउंट रिसीव के भी दो ट्रीटमेंट हैं, या तो आप इसको अदर इनकम में ले जाएं या इसे क्या कर दें आप अपने परचेजेस में से लेस करवा दें। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास परचेज़ रिक्वेजिशन आती है कि जाके पूछते हैं भाई ये सामान पड़ा भी होगा नहीं पड़ा हुआ, जैसे कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। कोटेशन लेके आते हैं, अप्रूवल कराते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। हम परचेज़ ऑर्डर करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। हमें गुड्स रिसीव नोट मिलता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, हमें गुड्स रिसीव हो गई हैं। जब हमें वो परचेज इनवॉइस मिलती है हम तब क्या करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर वो हमें जिससे सामान लेके आए हैं वो हमें इश्यू करता है स्टेटमेंट कि भाई इतनी अमाउंट है जो आपने हमें क्या करनी है, पे करनी है। इसका भी ट्रीटमेंट नहीं होता। जब हम परचेजेस रिटर्न कर देते हैं, मतलब जब डेबिट नोट इशू कर दें या जब क्रेडिट नोट रिसीव हो जाए हमारा, हम इसकी क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंट्री जो है वो पास कर रहे होते हैं। तो अगर हम परचेज डे बुक के फॉर्मेट्स के ऊपर आएँ तो कुछ इस तरह से होते हैं, डेट आ जाएंगी, सप्लायर आ जाएगा, इनवॉइस का नंबर आ जाएगा। और परचेज रिटर्न डे बुक में भी हम क्या करेंगे, सेम डेट, सप्लायर, क्रेडिट नोट नंबर या डेबिट नोट नंबर हम लिख रहे होंगे। डन।
डिस्काउंट रिसीव सेम एज डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट रिसीव की भी दो टाइप्स होंगी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती। एक चीज़ 100 रुपये की थी, मैंने 90 की ली है, तो मैं किस पर रिकॉर्ड करूँगा? 90 की। मेरी परचेज भी 90 डेबिट होंगी, मेरा पेबल भी किससे होगा? 90 से क्रेडिट होगा। हाँ, जो कैश डिस्काउंट होगा या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होगा, उसकी हम क्या करेंगे? एंट्री जो है वो पास कर रहे होंगे। और सेम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे एंटरप्राइजेज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ज़ारा ट्रेडर्स ऑन 8 अगस्त 2021 टू बी पेड ऑन 31 अगस्त 2021। हाउएवर इफ ZT pays within 10 days it will be entitled to 4% cash discount and will have to pay ₹9,600. How the above transaction along with the following independent scenarios will be treated in the books of ZT on 8 August and date of payment. ZT did not take the advantage of settlement discount and paid on 31 August. ZT took the advantage and paid on 17 अगस्त। तो देखें, पहले से उसने एडवांटेज नहीं लिया, आपने परचेजेस की हैं, आपका परचेजेस डेबिट हो जाएगा 10,000 से, पेबल किससे आ जाएगा? 10,000 से। जब पे करेंगे तो 10,000 ही पे करेंगे, 10,000 से आपका पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश किससे हो जाएगा? 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। आपने अवेल कर लिया, पहले में आपने परचेजेस की 10,000 से, आपके डेबिट हुई परचेज 10,000 से, पेबल किससे हुए? 10,000 से क्रेडिट हुए। अब आपने डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो पेबल तो आपके रिवर्स होंगे 10,000 से, लेकिन कितना पे करना है आपने? 9600। आपका कैश किससे जाएगा? 9600 से। और 400 जो है ये क्या है? आपका डिस्काउंट रिसीव है। आप इसको एज अदर इनकम लिख सकते हैं या आप इसको परचेजेस से भी क्या कर सकते हैं? डेबिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रा सेटलमेंट, कि आपने एक बंदे से पैसे लेने भी थे, एक बंदे को पैसे देने भी हैं, तो आप जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा उससे क्या करेंगे? एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसी से डेबिट कर देंगे और इसी से क्या कर देंगे? आप उसको क्रेडिट भी कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रा का एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आएगा, 110% कॉन्ट्रा का एमसीक्यूज आपको पेपर में आएगा, लाजमी आएगा कॉन्ट्रा सेटलमेंट का एडजस्टमेंट पेपर में आपको। उसके बाद आखिरी हमारे पास आता है डैट इज़ जनरल जर्नल। हमने अभी तक बात की है कि भाई जितनी भी कैश परचेजेज हैं कहाँ जाएंगी? कैश बुक में। जितनी भी क्रेडिट परचेजेज हैं कहाँ जाएंगी? परचेज डे बुक में जाएंगी। जितनी भी कैश सेल्स हैं कहाँ जाएंगी? कैश बुक में। जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं कहाँ जाएंगी? सेल्स डे बुक में। ये हमें कंफर्म हो गया, ठीक है। जो परचेज रिटर्न्स हैं कहाँ जाएंगी? परचेज रिटर्न डे बुक में। जो सेल्स रिटर्न्स हैं वो कहाँ जाएंगी? सेल्स रिटर्न डे बुक में। ये हमें लग गया पता। अब इनके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे एरर्स आ गए हैं, कॉन्ट्रा सेटलमेंट अभी बात की है, सेटलमेंट डिस्काउंट्स होते हैं, एरर्स हो गए या कोई एडजस्टमेंट हो गई, या इनके अलावा भी तो आपने गुड्स ली होती हैं। आपने एसी उधार पे लिया, आपने एसी उधार के ऊपर बेचा हुआ है, आपका रेंट जो है वो पेबल आ रहा है, इस तरह की भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। अब ये जो उधार वाली एडजस्टमेंट है, कौन सी? उधार वाली या सेटलमेंट वाली या एरर्स वाली या ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स जो है, ये कहाँ पे करनी है? ये हमारी जाएंगी जनरल जर्नल में, या इसको हम मेन जर्नल में क्या कर रहे होंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसको हम कभी भी परचेज डे बुक में या सेल्स डे बुक में हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। जैसे आपने अगर एक व्हीकल ली है उधार के ऊपर, तो व्हीकल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ भी आप इसको क्या कर रहे होंगे? रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सेटलमेंट डिस्काउंट है, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? जनरल में रिकॉर्ड हो रहा होगा। कोई एडजस्टमेंट किसी भी किस्म के काम है जो सेल्स और परचेज और कैश के अलावा है, कहाँ आएगा? जनरल में आ रहा होगा। तो सिंपल कैसे याद रखना है? कैश, सेल और परचेज के अलावा जो तमाम एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे कहाँ पे जाएंगी? जर्नल बुक में जा रही होंगी। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। सेल्स, परचेज और कैश के अलावा जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो कहाँ पे जाएंगी? हमारी जनरल जर्नल में जाएंगी। और एंड पे आता है हमारे पास अल्टरनेटिव ऑफ द सेल्स डे बुक्स या परचेज डे बुक्स। इनके अलावा कि हम वाउचर्स जो हैं इशू करते हैं। आप अभी आप जाके एस पे फीस से सबमिट करेंगे तो आपको वाउचर देंगे। वो क्या है? अल्टरनेटिव टू इनवॉइस होता है। सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, परचेज रिटर्न डे बुक का वाउचर होता है। तो वो जो वाउचर्स मिलते हैं आपको, वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वाउचर का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि पेमेंट वाउचर में लिखा सीरियल नंबर, किससे पैसे मिले हैं, पेमेंट क्या, डेट क्या है, अकाउंट क्या था, चेक नंबर, अमाउंट इन वर्ड, सारा कुछ यहाँ पे वाउचर लिखा होता है। तो वाउचर्स जो है ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। जो आपको एसबीआई की रसीद वगैरह मिलती हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके वाउचर्स ही कंसिडर हो रहे होते हैं। डन। इसके साथ चैप्टर नंबर 2 भी हमारा क्या होता है? माइंड अप होता है।
अब 3, थोड़ी सी ब्रेक नहीं, रश होगा, हफ्ते को पढ़ लेना। अब है हमारे पास लेजर्स और ट्रायल बैलेंस। इसको हम भी कल डिस्कस आउट करते हैं कि लेजर्स और ट्रायल बैलेंसेस कैसे, और फिर इनके एमसीक्यूज़ भी हम कल डिस्कस आउट करते हैं।